नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग ISO 21001-2018 भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। एजुकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इसमें एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का वेल स्ट्रक्चर, वेल सिस्टम, वेल प्रोसेस, इनोवेशन एंड एक्सीलेंस होना चाहिए। ये सेक्टर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस सेक्टर से हमें कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज प्राप्त नहीं होती, बल्कि इस सेक्टर से हमें मैन पावर प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में बेस्ट बनना है तो इंडिया को अपने एजुकेशनल सेक्टर को भी आज के लिए और भविष्य के लिए बेस्ट बनाना ही होगा। जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जैसे प्री प्राइमरी, अर्ली चाइल्डहुड, मैट्रिक, हायर एजुकेशन से लेकर डॉक्टरेट तक, और इनफॉर्मल एजुकेशन में आते हैं जैसे ट्रेनिंग, कोचिंग और वोकेशनल टाइप के एटसेट्रा। इंडिया में बहुत सारे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, कुछ एवरेज इंस्टीट्यूट हैं और कुछ बिलो एवरेज इंस्टीट्यूट हैं, पर हमारे पास कोई भी ऐसा कॉमन टूल नहीं है जिसकी सहायता से हम इन इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कर सकें। इसीलिए हमें बहुत सख्त ज़रूरत है एक ऐसे मैनेजमेंट टूल की जिसकी सहायता से हम इन इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ISO 21001 एक बेस्ट स्टैंडर्ड है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट की, हेल्थ सेफ्टी की और फूड सेफ्टी की, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की, एंटी ब्राइवरी की, फैसिलिटी मैनेजमेंट की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की। दोस्तों, ISO 21001 EOMS फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ISO ने पब्लिश किया है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ISO ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम ISO 21000 की हिस्ट्री की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा कि ISO 21000 कोई ज़्यादा पुराना स्टैंडर्ड नहीं है। मई 2018 में पहली बार इस स्टैंडर्ड को रिलीज़ किया गया था। इसका उद्देश्य प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉमन टूल प्रोवाइड करना है जो लर्नर और अदर बेनिफिशियरी की नीड एंड एक्सेप्टेशंस को पूरा करने में सक्षम हो। और यह एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर और अदर रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज के बीच स्पेसिफिक इंटरेक्शन पर फोकस है। दोस्तों, इस सिस्टम की जरूरत कहां पर होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम हर उस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा जहां पर भी टीचिंग, लर्निंग या रिसर्च इन्वॉल्व है। चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज कुछ भी हो, टाइप कुछ भी हो। एक छोटा स्कूल जिसके अंदर 400 से 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या एक बड़ा स्कूल जिसके अंदर 5 से 6,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दोस्तों, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम EOMS, जिसे हम ISO 21001 भी कहते हैं, इसके अंदर टोटल 11 प्रिंसिपल हैं और इसके 10 क्लॉज हैं। प्रिंसिपल से हमारा मतलब है वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड बेस करता है, जिस पर ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, और क्लॉज वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमें समझना है, जिसको हमें अपने पूरा करना है, जिसके माध्यम से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट के अंदर हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम क्लॉज डिस्कस करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनके माध्यम से हम इस स्टैंडर्ड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले EOMS के प्रिंसिपल्स की। दोस्तों, इसका पहला प्रिंसिपल है फोकस ऑन लर्नर एंड अदर बेनिफिशरीज। इसमें EOMS का प्राइमरी फोकस लर्नर और अदर बेनिफिशरीज की आवश्यकताओं को पूरा करना और उनकी अपेक्षाओं को पार करना है। कम्युनिटी की ज़रूरतों, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विज़न और मिशन और कोर्स ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सक्रिय रूप से लर्नर को अपने स्वयं के सीखने में एंगेज करना चाहिए। और निरंतर सफलता तब प्राप्त होती है जब एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक लर्नर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, साथ ही साथ अदर बेनिफिशरीज जैसे कि एम्प्लॉयर, पेरेंट्स और गवर्नमेंट के विश्वास को आकर्षित और बनाए रख सकती है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ये सुनिश्चित करने के लिए काम करती है कि एवरी लर्नर अपनी उच्चतम क्षमता का प्रदर्शन करें। एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आयोजित प्रत्येक एक्टिविटी लर्नर और अदर बेनिफिशरीज के लिए अधिक मूल्य पैदा करने का अवसर प्रोवाइड करती है। लर्नर और अदर बेनिफिशरीज की करंट और फ्यूचर की नीड को समझना ऑर्गेनाइजेशन की निरंतर सफलता में योगदान देता है। इस प्रिंसिपल के कुछ पोटेंशियल की बेनिफिट्स हैं, जैसे इंक्रीज वैल्यू फॉर लर्नर एंड अदर बेनिफिशरीज, इंक्रीज एबिलिटी to respond to demand of interested parties, increase satisfaction of learner and other beneficiaries, enhance reputation of the organization, improved learner motivation and engagement, improve acquisition and development of competence, wider access to education for learner with different learning styles, with different need and from different backgrounds, enhance learner personal development initiatives and creativity. दूसरा प्रिंसिपल है विजनरी लीडरशिप। एवरी लीडर शुड हैव ए विजन। इसके अंदर विजनरी लीडरशिप का ऑब्जेक्टिव ऑल लर्नर और अदर बेनिफिशरीज को ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने, लिखने और इम्प्लीमेंट करने में एंगेज करना है। इसके उद्देश्य की एकता का निर्माण और लोगों की डायरेक्शन और एंगेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसेस और रिसोर्सेज को संरक्षित करने में सक्षम बनाता है। लीडरशिप में लर्नर और अदर बेनिफिशरीज की इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़रूरतों पर निरंतर ध्यान सुनिश्चित करती है और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगे लोगों और इसके द्वारा सेवा करने वालों के बीच डिस्कनेक्ट से बचाती है। इसके भी कुछ की बेनिफिट्स हैं, जैसे इंक्रीज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन मीटिंग द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस, improved communication between levels and functions of the organization, alignment between the requirement of the people engaged by the organization and those served by it, development and improvement of the capacity of the organization and its people to deliver desired result. अपना तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है engagement of people. Everybody should involve to achieve organization vision and mission. इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये आवश्यक है कि इसमें शामिल सभी लोग कॉम्पिटेंट, एम्पावर्ड और मूल्य प्रदान करने में लगे हों। किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से मैनेज करने के लिए सभी लेवल्स पर सभी लोगों की रिस्पेक्ट करना और उन्हें इन्वॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। रिकग्निशन, एम्पावरमेंट और क्षमता में वृद्धि ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती है। इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं: improved understanding of the organization's objective by people,
in the organization and increase motivation to achieve them. Enhance involvement of people in improvement activities. Enhance personal development initiatives and creativity. Enhance people satisfaction. Enhance trust and collaboration throughout the organization. Increase attention to shared value and culture through the organization. Fourth principle है process approach, where you should achieve your objective effectively and same time you have to manage our risk, establish responsibility and authority to staff to manage the activities. इसमें कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्राप्त होते हैं जब एक्टिविटीज़ को समझा जाता है और इंटर रिलेटेड प्रोसेस के रूप में मैनेज किया जाता है, जो इनपुट और आउटपुट सहित एक सुसंगत प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं। EOMS में परस्पर इंटर रिलेटेड प्रोसेस होते हैं। ये समझना कि इस प्रणाली द्वारा रिजल्ट कैसे उत्पन्न किए जाता है एक संगठन को सिस्टम और उसके परफॉर्मेंस को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं: enhance ability to focus effort on key process and opportunities for improvement, consistent and predictable result through a system of aligned processes, optimize performance through effective process management, efficient use of resources and reduce cross-functional barriers. Enable the organization to provide confidence to interested parties related to its consistency, effectiveness and efficiency. Following the organization to demonstrate its compliance with legal and regulatory requirements. अपना फिफ्थ प्रिंसिपल है इम्प्रूवमेंट। किसी भी काम को करने के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट पर निरंतर ध्यान केंद्रित रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रदर्शन के करंट लेवल को बनाए रखने, अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस पर रिएक्ट करने और नए अवसर पैदा करने के लिए इम्प्रूवमेंट आवश्यक है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं: इम्प्रूव्ड प्रोसेस परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एनहेंस फोकस ऑन रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन एंड डिटर्मिनेशन फॉलोड बाय प्रिवेंशन एंड करेक्टिव एक्शन, enhance ability to anticipate and react to internal and external risks and opportunities, enhance consideration for both incremental and breakthrough improvement, improve use of learning for improvement, enhance drive for innovation. Evidence based decision अपना नेक्स्ट प्रिंसिपल है। इसमें डाटा और सिक्योरिटी के एनालाइज और इवेल्युएशन के आधार पर डिसीजन और करिकुला बेस्ड रिजल्ट देने की अधिक संभावना रखते हैं। डिसीजन लेना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है और इसमें हमेशा कुछ अनसर्टेनिटी शामिल होती है। इसमें अक्सर मल्टीपल टाइप और इनपुट्स के सोर्सेस शामिल होते हैं, साथ ही उनकी व्याख्या भी शामिल होती है जो सब्जेक्टिव हो सकती है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप और संभावित अपेक्षित परिणामों को समझना इम्पोर्टेंट है। फैक्ट, एविडेंस और डेटा एनालिसिस डिसीजन लेने में अधिक निष्पक्षता और कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। विशेष रूप से जिन डिसीजन पर फैक्ट को पढ़ाना है उनका लर्नर और सोसाइटी पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इसके कुछ सम पोटेंशियल की बेनिफिट्स हैं: इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, इम्प्रूव्ड असेसमेंट of process performance and ability to achieve objective, improve operational effectiveness and efficiency, increase ability to review, challenge and change opinion and decision, increase ability to demonstrate the effectiveness of past decisions. Next principle है principle number 7, relationship management. निरंतर सफलता के लिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे प्रोवाइडर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज किसी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है
जब ऑर्गेनाइजेशन अपने सभी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ अपने परफॉर्मेंस पर उनके प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए रिलेशनशिप का मैनेजेस करता है तो निरंतर सफलता प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। इसके प्रोवाइडर और पार्टनर नेटवर्क के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट का विशेष इंपॉर्टेंस है। इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। एनहेंस परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज through responding to the opportunities and concentrate related to each interested parties. Common understanding of objective and values among interested parties. Increase capability to create values for interested parties by sharing resources and competence and managing quality related risk. A well-managed supply chain that provides a stable flow of product and services. Principle number 8, social responsibility. सोशल रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन टिकाऊ होते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस सुनिश्चित करते हैं। ISO 26000 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन के आधार पर एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिहेवियर के माध्यम से सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर अपने डिसीजन और एक्टिविटीज के इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी के साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर सहित सतत विकास में योगदान देता है। इसमें इंटरेस्टेड पार्टीज की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है, लागू कानूनों के अनुपालन में है और बिहेवियर के इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुरूप है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेटेड है और इसके रिलेशनशिप में प्रैक्टिस है। इसका तात्पर्य कमर्शियल एक्टिविटीज में सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न के बिजनेस द्वारा विलिंग इंक्लूजन और अनेक इंटरेस्टेड पार्टीज के साथ अनेक रिलेशन से है। इसके कुछ की बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव्ड रेपुटेशन अक्रॉस सोसाइटी, एनहेंस रिलेशनशिप विद ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, कॉस्ट सेविंग ड्यू टू मोर रिस्पॉन्सिबल एंड एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज, इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट ड्यू टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ability to attract, retain and maintain satisfied staff. Principle number 9, accessibility and equity. लर्नर की इंडिविजुअल और स्पेशल नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज और बैकग्राउंड को संबोधित करने के लिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और जवाबदेह होते हैं। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि लोगों के व्यापक संभव पूल को अनेक एजुकेशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज तक पहुंच प्राप्त हो। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी लर्नर उन प्रोडक्ट और सर्विसेज का समान रूप से उपयोग और लाभ उठा सकें। इसके कुछ पोटेंशियल की बेनिफिट्स हैं। वाइडर पूल ऑफ पोटेंशियल लर्नर, इंक्रीज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम लर्नर विद स्पेशल नीड्स, enhance ability to meet the requirement of other beneficiaries, a diverse learner population with which through cross fertilization of ideas improve innovation and learning. Principle number 10, ethical conduct in education. एथिकल कंडक्ट एक एथिकल प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता के संभावित है जहां सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को समान रूप से निपटाया जाता है, हितों के टकराव से बचाया जाता है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए एक्टिविटीज का संचालन किया जाता है। निरंतर सफलता के लिए ऑर्गेनाइजेशन को सभी इंटरेस्टेड पार्टी के साथ व्यवहार करने में सत्यनिष्ठा की छवि पेश करने की आवश्यकता है। ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को अपने सभी व्यवहारों में प्रोफेशनलिज्म के उच्चतम स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अंदर हम एंटी ब्राइबरी की भी बात करते हैं। इसके जो की बेनिफिट्स हैं, रिड्यूस लॉसेस फ्रॉम करप्ट एक्टिविटीज, एनहेंस इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, improve staff motivation and morale, enhance relationship with all interested parties, ensure integrity of research process and results। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहीं पे कि अगर आप एंटी ब्राइबरी के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ISO का स्टैंडर्ड ISO 37001 पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डाटा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां सभी इंटरेस्टेड पार्टीज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर सकती हैं और वे अपने स्वयं के
डाटा के उपयोग पर कंट्रोल बनाए रखते हैं और ये कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनके डाटा को उचित देखभाल और गोपनीयता के साथ व्यवहार करेगा। इसके कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। प्रोटेक्टिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिलीशन और अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और डिलीशन, प्रिवेंटिंग लॉसेस ड्यू टू नीड टू reinstate deleted data, gaining confidence from learners and other interested parties due to clear disclosure policies, enhance evidence-based decision making due to confidence in data sources, ease of retrieval of information when needed, improve resources to emergency situation। दोस्तों, अगर आप ISO 21001/2018 एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इम्प्रूव योर एजुकेशन सिस्टम, बेटर अलाइनमेंट ऑफ एजुकेशनल मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन प्लान्स, एनहेंस द रेपुटेशन एंड इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, promote equal opportunities for all students regardless of their religious background, ethnic or cultural origin, gender, ability or disability, provide personalized training and effective responses to all learners, stimulate excellence and innovation, make education more accessible, physical or online settings, promotion of self-learning and lifelong learning opportunities, consistent process and evaluation tool to demonstrate and increase effectiveness and efficiency, recognized means to enable organization to demonstrate commitment to education management practice in the most effective manner, harmonization of national standard within an international framework, widen participation of interested parties, stimulation of excellence and innovation। दोस्तों, इसी के साथ हम इस वीडियो के पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे ISO 21000 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, जिसके माध्यम से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक झलक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड के मेन पॉइंट क्या हैं। इस स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 10 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज है स्कोप, देन नॉर्मेटिव रेफरेंसेस और टर्म एंड डेफिनेशन। पहले 3 क्लॉज के अंदर सिर्फ हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन वगैरह की। मेन जो क्लॉज है वो क्लॉज नंबर 4 से शुरू होता है, जिसमें आता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लॉज नंबर 5 है लीडरशिप, क्लॉज नंबर 6 प्लानिंग, क्लॉज नंबर 7 सपोर्ट, क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशन, क्लॉज नंबर 9 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड फाइनल क्लॉज है इम्प्रूवमेंट। अगली वीडियो के अंदर हम डीपली बात करेंगे कि ये 10 क्लॉज क्या हैं और ये हमें क्या कहते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी है इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम इससे रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट 1 को एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे इस वीडियो के पार्ट 2 में। धन्यवाद।